नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक चैनल एंड हिंदी टिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग इस टाइम सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम सावन चल रहा है, ठीक है। सबसे हम लोग बोलेंगे जय महाकाल, ठीक है। भगवान शंकर सभी की इच्छाएं पूरी करें और जो कुछ उनसे मांगते हैं सब कुछ वो देते हैं, उनके पास अथाह भंडार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अ, आधुनिक काल। ओके, चलिए। आधुनिक काल बहुत अच्छा चैप्टर है। आधुनिक काल, ठीक है। इसमें 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे हुए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया। 19वीं शताब्दी से अब तक के लिखे गए आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल दिया गया। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से? गद्य काल। आधुनिक काल और गद्य काल भी बोला जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल से अभिहित किया था, ठीक है। इसको भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? ब्रज भाषा के बोला गया तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा मैं आगे की रचनाएं छोड़ती जा रही हूँ, ये सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जितने भी लेखक हैं और कवि हैं तो उनकी सारी रचनाएं इकट्ठी मैं जो है उसको बता दूंगी कैसे कैसे याद करें, आराम से आपको याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने याद की है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहले खुद देखिए फिर दूसरों को दीजिए, है ना। तो सबसे पहले मैंने खुद उन चीज़ों को देखा है और समझा है और कितना दिक्कत मुझे हुई थी उन रचनाओं को याद करने में, मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर खैर मैंने ट्रिक के माध्यम से दिमाग लगाया कि हाँ इस तरीके से अगर याद की जाए तो आराम से सारी रचनाएं याद हो सकती हैं, मोस्टली तो याद ही हो जाती हैं। रत्नाकर द्वारा रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? तो ये हमारा रोला में लिखा गया। किसमें? रोला में। उद्धव शतक की हमको लिख्यो है क्या कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहान सबे लागी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भावोत्कर्ष, यानी भाव जो है भाव झलक रहा है, भाव का उत्कर्ष। हमको लिख्यो क्या, हमको लिख्यो कहाँ, हमको लिख्यो कहाँ, कहान सबे लागी, ठीक। ये उद्धव शतक से लिया गया है। तदीय समास से किसका संबंध है? उम्मीद है ये सभी लोगों को आता होगा। तदीय समास से किसका संबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए कि हम छोड़ रहे हैं, ये चीज बिल्कुल माइंड बना कीजिएगा। शेक्सपियर की सभा नाटकों को हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया? लाला सीताराम। शेक्सपियर के जो नाटक थे उनको हिंदी अनुवाद किसने किया था? लाला सीताराम।
ठीक है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। ठीक है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? संग्रह, संग्रह यानी गुच्छा, फूलों का गुच्छा। संग्रह मीन्स किसी चीज का ढेर। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? यह भी मैं याद कराऊंगी कि भारतेंदु एक ट्रिक बना रखी है, भारतेंदु काल में कौन कौन से राइटर है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद में द्विवेदी में, छायावादी में, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में एक ट्रिक है, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। तो उसके माध्यम से सारे राइटर भी याद हो जाएंगे कि कौन कौन से इसमें हैं। ठीक है। उसके बाद में है आपका ए हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण और अंबिका दत्त व्यास। फिर है भारतेंदु युग के नाटककार कौन थे? भारतेंदु तो युग के नाटककार, तो इसमें ऐसे देखिए नाटककार यानी कि इसमें देखिए श्रीनिवास दास, हरिकृष्ण प्रेमी प्रसाद, वृंदावन वर्मा। तो भारतेंदु युग के नाटककार, नाटक यानी नाटक जो है, जैसे लोगों की लड़ाइयां हो जाती है तो लोग सड़कों पर लड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा लड़ाई जो है वो निवास पर होनी चाहिए। ठीक है ना, कि जो नाटक जो होने चाहिए, नाटक यानी कि लड़ाई, नाटक लोग करते हैं ना, लड़ाई वड़ाई नहीं होती लेकिन फालतू के नाटक करते हैं, तो नाटक जो है वो निवास पर होने चाहिए, तो इसलिए श्रीनिवास दास। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने ही दीक्षा मान लीजिए ली थी, दीक्षा। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक कौन थे? ये हमारे बद्री नारायण चौधरी जी थे। ठीक है। आगे देखेंगे, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसको देखिए, हजारी भी है, शांति भी है, जिसको नहीं पता वो थोड़ा दिमाग उसका खराब हो जाएगा। द्विवेदी योग का नामकरण जो है, ऐसा समझिए, नामकरण करने के लिए सबसे पहले तो ज्ञान वो सब कुछ होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे किसके पास में था? हनुमान जी के पास में। किसके पास था? हनुमान जी के पास में। तो ये किसने किया? नामकरण कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द्विवेदी युग का एक और नाम था, तो द्विवेदी युग का एक और नाम जो बोला गया था वो कौन सा था? बड़ा सुंदर सा था, जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। ठीक है। फिर है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। तो कौन था? नाथूराम शंकर। नाथूराम शंकर, कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु। अच्छा देखिए, इसमें जैसे भारतेंदु प्रगेंदु आ गया तो बहुत लोग सोचेंगे ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कौन है? नाथूराम शंकर। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? मतलब इतनी बेइज्जती कर दी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्यों? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी में, हनुमान जी में बहुत शक्ति है, वो उठ पटांग तरीके की कोई भी रचना को नहीं छपने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने वापस कर दिया। फिर है निराला की कविता जूही की कली को किस में विकास, ये तो हो गया ना। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंधाकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐसे समझिए, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे। अंताकरण और महावीर, इसको ऐसे लिंक कर लीजिए, जैसे अंताकरण की बच्चों चित्र का नाम आ जाए तो आप ऐसे, जैसे वाला में गाना सुना, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में, तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था कि देखिए मेरे अंताकरण में सिर्फ आपके अलावा कोई है ही नहीं। तो उसमें राम भगवान और सीता मैया का दर्शन उनको हो गए थे। ठीक है। अंताकरण आए तो समझ जाइएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देखिए सोहन लाल द्विवेदी जी नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसे मान सकते हैं द्विवेदी युग का कवि नहीं है। सोहन लाल, सोहन माने क्या होता है? सोहन माने होता है अच्छी अच्छी चीजें। तो ये जो थे सिर्फ सोहनलाल द्विवेदी जी ऐसे ही थे कि जिनको बस खाने का शौक रहता था। सोहन मतलब अच्छी चीज सोहन, जैसे सोहन पापड़ी वगैरह नहीं आती है, तो सोहनलाल जी जो है, तो इनको ऐसे याद रखिए द्विवेदी युग का कवि सोहनलाल नहीं थे। अब आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। नेक्स्ट देखेंगे, खड़ी बोली का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास है, याद रखिए। ठीक है ना? हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गोक संख्या कितनी है? 17। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसकी मैं छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? प्रवास 17, प्रवास 17, मैच करा ना, प्रवास 17, प्रवास 17, प्रिय प्रवास 17। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। अब साकेत हो नहीं सकता, भारती है नहीं, कुरुक्षेत्र है नहीं, प्रिय प्रवास। जो प्रिय होगा वही प्रथम महाकाव्य होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? अब ऐसे याद करिए, अयोध्या, अयोध्या में चोखा बाटी, चोखे बाटी मतलब चोखा, चोखे चौपते हैं ना, तो चोखा बाटी बहुत खाई जाती है और बड़ा गा गा के खाई जाती है, मतलब बड़ा इंटरेस्ट से खाई जाती है। फिलहाल मैं भी अयोध्या गई हूँ, अभी बना नहीं है, लेकिन फीलिंग्स तो भगवान राम से जुड़ी है, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में है अयोध्या सिंह, ये तो हो गया ना। हाँ, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। वाह 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 वाह। दिवस का अवसान समीप था, तो ये आपका प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। इसको मैंने ऐसे याद किया है, देखिए जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो क्या हुआ? राम भगवान, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों लोग निकल पड़े। तो दिवस का अवसान समीप था, मतलब दिवस का अवसान, दिवस जो था वो ढलने वाला था और ढलने वाला ही था, लेकिन वो अयोध्या नहीं पहुंचे। ठीक है, और अयोध्या नहीं पहुंचे। दूसरा, प्रवास मीन्स क्या होता है? घर, मतलब कहीं भी स्थान। ठीक है, तो वो वहां नहीं पहुंचे, तो इससे क्या हो गया? दिवस का अवसान समीप था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और प्रिय प्रवास यानी प्रवास पे नहीं पहुंचे। तो आप समझ जाइए कि ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की का ही है। द्विवेदी युग की कविता, कविता क्या है? ये आपकी उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की विशेषता है? ये द्विवेदी युग की है। ठीक है, द्विवेदी युग इन साहित्य में, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो इसमें काव्यात्मकता नहीं है। ठीक है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। इसको कैसे याद करेंगे? इसको इस तरीके से याद करिए, भारती राम की एक बच्ची है, वो कितने साल की है? 12 साल की है, और उसने पूरे भारत में भ्रमण कर लिया। भारती नाम की बच्ची ने 12 साल की ही है मात्र, और उसने पूरे भारत में भ्रमण कर लिया। तो भारत भारती 1912 की है। ठीक है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, किसान, एक मिनट, किसान के रचनाकार हैं, तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, रंग में भंग नामक किस काव्य कृति, नामक काव्य कृति किस रचयिता की है? मैथिली शरण गुप्त की है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है? कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है?
खंड का, जब कोई किसी का वध करता है तो उसको खंडों में विभाजित कर देता है, तो इसलिए उसको खंड का भी बोला जा रहा है। ठीक है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? सबसे मार्मिक, सबसे दुखदाई, सबसे कष्टमय, नवम। नवा जो है सबसे दुखदाई है। ठीक है। अब यहाँ से छायावाद आ गया है। छायावाद का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं फिलहाल भारतेंदु और द्विवेदी को ही कवर करूंगी। ठीक है। और उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होगा, मैं जो पोर्शन छोड़ देती हूँ उसमें रचनाएं वगैरह दी गई हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है। भारतेंदु, हाँ, तो क्या है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? स्वयं अभिनय उन्होंने किसने किया था? जानकी मंगल। क्यों किया था? क्योंकि उनका मंगलवार व्रत था, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम मंगलवार को जानकी मंगलवार मतलब अभिनय कर लेते हैं जानकी मंगल में, तो हमें कुछ पुण्य और मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने स्वयं अपने आप ही जानकी मंगल में इनरोल हुए और उन्होंने उसमें अभिनय किया। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यही मेन थे। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ये परीक्षा गुरु से। किससे मानी जाती है? परीक्षा गुरु से। उसके बाद में है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। इसमें ऐसे इसको लिंक कर लीजिए। बद्री यानी बद्री नारायण यानी कि बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है एक धार्मिक स्थल है, बहुत ही अच्छा है। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत अच्छा है। हम तो फिलहाल गए नहीं अभी तक हैं, लेकिन बद्रीनाथ जो लोग गए हों तो प्लीज जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो बद्रीनाथ जो है वो जो बद्रीनारायण थे वो बद्रीनाथ गए, उन्होंने कहा धन्य है भारत भूमि, मतलब धन्य है भारत भूमि, जहाँ पे इतने सुंदर सुंदर इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए हैं। क्या बात है, यहाँ देख के ऐसा लगता है स्वर्ग सारा यहीं पे ही है। और रियल में अगर देखा जाए तो वाकई में स्वर्ग वही है, बद्रीनाथ केदारनाथ में। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? सच्ची समालोचना किसने की थी? आपके बाल कृष्ण भट्ट जी ने। किसने की थी? बाल कृष्ण भट्ट जी ने। उसके बाद है, मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कौन सी निबंधकार भारतेंदु युग की नहीं है? कौन से नहीं है भाई? तो इसमें जो है बाल मुकुंद गुप्ता जी हैं। ठीक है। उसके बाद में है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। कब दिया था? 1884 ईस्वी में। कब दिया था? 1884 ईस्वी में। ठीक है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। इसमें देखिए भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति है। ठीक है। और द्विवेदी युग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जागरण सुधार काल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। फिर है आर है, भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है। इसका सी आंसर राइट है। इसके बाद आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण किसके किसके नाम पे होगा भाई? नामकरण किसके आधार पे होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी हनुमान जी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोष का की
कोश ही का नाम साहित्य है। ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ज्ञान जो था, सबसे ज्यादा ज्ञान जो था वो जो है हनुमान जी के पास में ही था, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास में था। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है? अब ऐसे समझ लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी अर्थशास्त्र, आर्थिक, राजनीति, ये सब, संपत्ति शास्त्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास में संपत्ति शास्त्र सबसे ज्यादा था, संपत्ति सबसे ज्यादा थी। इसको समझे कि ये धन दौलत, ये संपत्ति तो एक है ही, लेकिन जिसके पास दिमाग होता है, जो दिमाग से अपना खाता है, भूखा नहीं रहता है, उसको असली संपत्ति वही होती है। रियल में यही है कि जो है इंसान अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान से खा पी रहा है, भूखा नहीं रह रहा है, ठीक है, तो उसके पास असली संपत्ति वही है ना, रियल में। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपके माइंड में छप गया होगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो प्रगीत यानी कि गीत, प्रगीत यानी कि गीत। अब भाई गीत जो है कौन गाएगा? गीत तो वही गाएगा ना, गीत, प्रगीत, गीत तो वही गाएगा ना जो मुकुट जिसके सिर पर धरा होगा, वही गीत गाएगा, और कोई नहीं गा सकता। जिसके सिर पर गीत होगा, जिसके सिर पर मुकुट होगा, वही गीत गा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? पूर्वाभास, पूर्व का आभास, इसमें क्या है? मुकुटधर पांडे, जिसके सिर पे मुकुट है उसको एकदम से पूर्वाभास होगा, अरे मेरे सिर पे तो मुकुट है, मैं गीत गा रहा हूं, मेरे सिर पे मुकुट है, मैं गीत गा रहा हूं, पूर्वाभास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संकलित है? मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? मैंने क्या बताया था? प्रिय प्रवास। ठीक है, जो कि हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। वैदेही वनवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। अयोध्या वनवास से रिलेटेड है, आराम से आपको याद आएगा, अयोध्या वनवास से रिलेटेड है, इसलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर इसमें वही क्वेश्चन है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये आपकी विचित्र विवाह, विचित्र विवाह नहीं है। ये किसकी है? ये हम लोग देख लेते हैं। विचित्र विवाह जो है रामचरित उपाध्याय जी का है। कैसे कैसे बताइए? देखिए, विचित्र विवाह किसका हुआ था? ऐसा विवाह तो किसी का हुआ ही नहीं, राम भगवान जी का हुआ, रामचरित। उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से धनुष तोड़ेगा, जो मतलब जानकी जी का विवाह ऐसे हुआ था कि जो धनुष तोड़ेगा वही हो पाएगा, उन्होंने तोड़ दिया, उनका विवाह हो गया, सिंपल। ठीक है, तो विचित्र विवाह किसका हुआ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमेशा से। विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय जी का हुआ है। उसके बाद में भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? कौन सी रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना। ठीक है, राजपूतियान की कथा है। राजपूतियान यानी रंग में भंग। राजपूत लोग जो थे, राजपूत थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं रंग में भंग नहीं होने दूंगा। ठीक है, किसी भी अच्छे काम में जो लोग घुस जाते, गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, वो रंग में भंग हो गया। ठीक है, तो राजपूतियान की कथा रंग में भंग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत, तो साकेत जो हुआ था वो लक्ष्मण और उर्मिला के उस पे था। ठीक है की कहानी है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। साकेत में, ठीक है, लक्ष्मण और
उर्मिला। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? ये जरूर आता है। प्रतिनिधि कवि कौन है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसको ऐसे याद रखिए कि संपूर्णता प्रतिनिधि, तो संपूर्णता किसके अंदर थी? संपूर्णता प्रतिनिधि, संपूर्णता के साथ में पूरा डेडिकेशन देके कौन था? तो ये मैथिली शरण गुप्त थे। कैसे? मैथिल से याद रखिए रामचंद्र भगवान, ठीक है? तो मैथिली शरण गुप्त। फिर है छायावाद की छायावाद यहां से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में छायावाद पढ़ेंगे और अभी फिलहाल यहीं तक रखेंगे, ठीक है? और थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू। और आगे की बुक मैं लेके आऊंगी, मैंने जैसा कि पहले भी बता रखा है, इतनी बार बता चुकी हूँ। अगर कोई बुक आपको स्पेशल बुक पढ़नी है जो आपकी भी नॉलेज में हो तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस बुक को भी जो है पूरा डिटेल्स में ट्रिक के माध्यम से मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।